इस पार्ट में देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में। देखिए पल्मोनरी कैपेसिटीज को कैसे लिखते हैं, जो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। तो देखिए आपको कैसे करना है, पहले आपको लिखना है टीवी, ये आपको पता है ना, हम आपको तरीका बता रहे हैं। टीवी, फिर आपके पास आईआरबी, फिर आपके पास ईआरबी और फिर आपके पास आरबी, ऐसे लिख दिए। फिर आप नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4। फिर आप क्या करिएगा 1 + 2 1 + 2, फिर 1 + 3 1 + 3, फिर 3 + 4 3 + 4, फिर 1 2 3 1 2 3 और फिर 1 2 3 और 4, ऐसे नंबरिंग करिएगा। और 1 + 2 इसको आप बुलाइएगा आईसी, इसको आप बुलाइएगा ईसी 1 + 3 को, 3 + 4 को आप बुलाइएगा एफआरसी, और इसको 1 + 2 + 3 को आप बुलाइएगा वाइटल कैपेसिटी, और इसको टोटल लंग कैपेसिटी बुलाइएगा। डन। अच्छा, टीवी का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 500 ml पर ब्रीथ, ये इंपॉर्टेंट है, 500 ml पर ब्रीथ। और एक नॉर्मल एडल्ट की बात करते हैं तो एक नॉर्मल एडल्ट जो है एक मिनट में 12 से 16 बार वो ब्रीथ करता है। तो अगर आपसे पर ब्रीथ पूछे तो टाइडल वॉल्यूम का इतना होता है ml, लेकिन पर मिनट पूछे तो आप क्या करिएगा 500 ml में इससे मल्टीप्लाई करिएगा। सिमिलरली आईआरबी होता है 2500 से 3000 ml पर ब्रीथ, ईआरबी होता है 1000 से 1100 ml पर ब्रीथ, और रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml पर ब्रीथ। डन। अच्छा, एक तो आपने ऐसे लिखना सीखा, फिर इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो आइए डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए डेफिनेशन में आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है उसके बारे में सीखिए। टाइडल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो आप पहले वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ना भी सिखा देता हूं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एबव टाइडल वॉल्यूम कितना आप एयर इंस्पायर कर रहे हैं, यानी कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर that a person can inspire by forceful inspiration। और एक्सपिरेटरी, एबव टाइडल वॉल्यूम कितना आप वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर रहे हैं। डन। अच्छा, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, यानी फोर्सफुल सांस छोड़ने के बाद आपके लंग्स में कितना एयर बचा है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो देखिए यहां पे अगर सांस, एक बहुत गहरा सांस छोड़े आप, तब भी आपके लंग्स के अंदर जो एयर है रिमेनिंग, उसको बुलाते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। लेकिन एक और टर्म यहां पे आता है एफआरसी। एफआरसी में याद रखिएगा, नॉर्मल जो सांस छोड़ते हैं, यहां पे गहरा लंबी सांस छोड़ते हैं, यानी कि फोर्सिबल एक्सपिरेशन। लेकिन एक नॉर्मल एक्सपिरेशन, एक नॉर्मल सांस छोड़े आप, जिसको एक्सपिरेशन बुलाते हैं, तब जो आपके लंग्स के अंदर वॉल्यूम बचा हुआ उसको एफआरसी बुलाते हैं। तो एफआरसी और आरबी में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आइए बात करते हैं आईसी। आईसी क्या होता है, टीवी प्लस आईआरबी, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना चाहिए आपको। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए एफआरसी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। आरबी में क्या था, यहां फोर्सिबल एक्सपिरेशन था, यहां नॉर्मल एक्सपिरेशन। और अब वाइटल कैपेसिटी का तो डेफिनेशन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़िए। डन। अच्छा, इसी सेक्शन में कौन से बॉडी के पार्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 कितना होता है, ये आप वीडियो पॉज करके इस टेबल को ध्यान से पढ़िए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ये एक WBC का जो टाइप्स है, इस पे आइए बहुत चर्चा करते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। WBC का दो टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। अब देखिए ग्रेन्युलोसाइट में आपके पास 3 एग्जांपल है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। याद रखिएगा न्यूट्रोफिल जो होता है 60 to 65% होता है मैक्सिमम।
फिर इयोसिनोफिल जो होता है वो होता है 2 to 3%, और बेसोफिल जो होता है वो होता है 0.5 to 1%। डन। अच्छा, अग्रेन्युलोसाइट के दो टाइप्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट आपको पता है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज जो होते हैं, ये दोनों मिलाकर के आपके पास बनाता है 20 से 25%, और मोनोसाइट होता है 6 to 8%। डन। तो आपसे पूछ सकता है कि किसका जो कॉम्पोजिशन है, किसका जो नंबर है का रेश, आप ऑर्डर बताइए। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर आप देखिए लिम्फोसाइट, फिर आप देखिए मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल, फिर बेसोफिल। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आना चाहिए। डन। अच्छा, आपको पता है न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? इट इज द सोल्जर ऑफ द बॉडी, फेगोसाइटोसिस करता है न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल जो है आपको क्या करता है? इन्फेक्शन से बचाता है, एलर्जिक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट यही रोल प्ले करता है। और बेसोफिल्स आपको पता है ये क्या करता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन सिक्रीट करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आते हैं, और ये एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वहीं पे जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट जो होता है इसका जो फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स का भी होता है। डन। अच्छा, इन सब का आप डायग्राम याद रखिएगा, और किसमें कितना लोब है ये भी याद रखिएगा। तो डायग्राम अगर हम देखें तो देखिए आरबीसी का ये डायग्राम, न्यूट्रोफिल्स का ये डायग्राम देखिए, न्यूट्रोफिल्स का ये डायग्राम, इयोसिनोफिल का, फिर ये है बेसोफिल, ये है लिम्फोसाइट, ध्यान से देखिए, और ये है मोनोसाइट, और ये है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का नंबर याद रखिएगा, प्लेटलेट्स का नंबर होता है 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। डन। नेक्स्ट हम इसी में बात करेंगे जो आपके पास प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन वाला चैप्टर है, उसमें हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसका जो फंक्शन है वो आपको याद होना चाहिए। उसी में सबसे पहले पढ़ रहे हैं जिब्रेलिन्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। देखिए जो जिब्रेलिन्स है इट इज एसिडिक पीजीआर। पहले तो आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके इसको आप रीड करिए, वीडियो पॉज करके इसको आप रीड करिए, और फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। डन। आइए, तो एसिडिक पीजीआर है। ई कुरोसावा में नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ई कुरोसावा ने क्या किया था, जो ट्रीटेड द स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ जिब्रेला फ्यूजिक्योराई। इस फंगस का नाम याद रखिएगा, ये जो फंगस है ये बकाने डिजीज या फुल्ली सीडलिंग इन राइस डिजीज कॉज करता था हेल्दी राइस में, ठीक है। और बकाने डिजीज यहां से डेवलप हुआ, और यहां से जो एक्टिव सब्सटेंस निकला वो जिब्रेलिक एसिड। देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स, GA1, GA2, GA3, और सबसे ज्यादा जो फेमस है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट इंटेंसिव, वो याद रखिएगा GA3, जिसको टर्पीन्स बुलाते हैं। डन। अब आइए इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये क्या करता है, जो एक्सिस का लेंथ है उसमें इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड। सीड जर्मिनेशन के दौरान जो स्टोर्ड फूड है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, किसके हेल्प से? जिब्रेलिन्स के हेल्प से। नीट 2013 का क्वेश्चन। फिर क्या होता है, फ्रूट के शेप को, जैसे एप्पल का शेप जो है, इसको इंप्रूव करने के लिए हम जिब्रेलिन्स काम में लेते हैं। ये क्या करता है, सीनेसेंस को डिले करता है। नीट 2007, नीट 2020 का क्वेश्चन। और सीनेसेंस को डिले करता है, इसलिए फ्रूट जो है वो ट्री पे कुछ दिन के लिए रह सकता है, जिसके कारण से मार्केट पीरियड का जो टाइम है वो एक्सटेंड हो सकता है। डन। अच्छा, माल्टिंग प्रोसेस जो है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, उसको स्पीड अप करने के लिए जिब्रेलिन्स का काम में लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और शुगर केन जो होता है वो शुगर स्टोर करता है अपने स्टेम में। अगर आप शुगर केन क्रॉप में जिब्रेलिन्स स्प्रे कर देते हैं तो ये क्या करता है, शुगर केन का जो स्टेम है उसके लेंथ को इंक्रीज करता है, जिसके कारण से जो यील्ड है वो 20 टन पर एकड़ बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2020-2019 में क्वेश्चन आया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2001-2023 का क्वेश्चन, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड हैसेंस द मैच्योरिटी पीरियड, इट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, यानी कि ब्रेक्स बर्ड डोरमेंसी। और फॉर बोल्टिंग, यानी कि इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज एंड मिनी प्लांट विद रोजेट हैबिट, उसमें जिब्रेलिन्स का यूज करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इसको आप रीड कर लीजिए।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में सुनिए जो नीट 2023 में क्वेश्चन आया था। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनिए। अगर आप फेबेसी फैमिली को देखते हैं तो उसमें जो एंड्रोसियम का कैरेक्टर है, देखिए इसमें डाइडेल्फस कंडीशन और डाइथीकस कंडीशन देखने को मिलता है। डाइडेल्फस, डाइथीकस, और ये फेबेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्योंकि अगर आप सोलेनेसी की बात करते हैं तो सोलेनेसी जिसको पोटैटो फैमिली कहते हैं, तो सोलेनेसी में जो एंड्रोसियम होता है वो इपीपेटलस और 5 स्टेमन होते हैं। इसमें ये कंडीशन देखने को नहीं मिलता। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था नीट 2023 में कि वो कौन सा कैरेक्टर है स्टेमन एंड्रोसियम के रेस्पेक्ट में जो फेबेसी को सोलेनेसी और लिलियसी से अलग बनाता है। क्योंकि लिलियसी में अभी अगर आप बात करते हैं तो लिलियसी में भी जो एंड्रोसियम होता है वो क्या होता है 6, 3+3। तो वो क्या था कि फेबेसी में आपके पास एंड्रोसियम जो होता है वो डाइडेल्फस और डाइथीकस कंडीशन शो करता है। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, प्लांट ग्रोथ हार्मोन में हम बात करने जा रहे हैं इथिलीन। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था कुजीन ने देखा था कि जो ऑरेंज जो पक चुका है वो क्या करता है, एक वोलेटाइल सब्सटेंस सिक्रीट करता है, और ये वोलेटाइल सब्सटेंस जो स्टोर्ड बनाना था उसको राइपनिंग में हेल्प करता है। ठीक, लेटर जो है इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया गया इथिलीन जो है सिंपल गैसियस पीजीआर है। तो आप पहले वीडियो पॉज करके इसको पढ़िए, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। कोई जो टिश्यू जो अंडरगोइंग सीनेसेंस या फ्रूट जो पक रहा है, ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट में इथिलीन सिक्रीट करता है। अगर हम इथिलीन का फंक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, जो यंग प्लांट्स है उसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में हेल्प करता है। सोइलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। तो आपसे क्वेश्चन में क्या मोनोकॉट लिख देगा, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। ये क्या करता है इथिलीन, इट प्रोमोट सीनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, और फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। एक्चुअली में क्या करता है, इट एनहांसेस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट 2020 में पूछा गया था, ये क्या करता है, सीड और जो बर्ड है जो डॉर्मेंसी स्टेज में है उसको ब्रेक करता है, जिसके कारण से सीड का जर्मिनेशन होता है। किसमें, पीनट सीड में, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, और जिब्रेलिन्स मैंने आपको बताया था ये भी क्या करता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, जो हमने लास्ट पढ़ा था। डन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट 2023 का क्वेश्चन, ये क्या करता है, इट प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड या पीटियोल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। इट हेल्प्स लीव्स या अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर। डन। यह क्या करता है, रूट ग्रोथ और रूट हेयर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट 2019 का क्वेश्चन। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। ऑक्सिन भी यही करता है, फ्लावरिंग इन मैंगो, एंड इट इज वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर। देखिए जो मोस्ट वाइडली यूज्ड इथिलीन है उसको इथिफोन बुलाते हैं। इथिफोन जो है एक्वस सॉल्यूशन इसका, वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन प्लांट एंड रिलीज इथिलीन स्लोली। डन। अच्छा, इथिफोन क्या करता है, टोमेटोज और एप्पल में फ्रूट राइपनिंग को हैसन करता है, और ये क्या करता है, इट एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, एंड इट प्रोमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, देयरबाय इंक्रीजिंग द यील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसका जो टेस्ट है उसको बुलाते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स एसिड टेस्ट इथिलीन का। नेक्स्ट देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसपे नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो है एडेप्टिव रेडिएशन। देखिए एडेप्टिव रेडिएशन का आपको एग्जांपल याद होना चाहिए, डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली में क्या हुआ था, आपको प्लेसेंटल मैमल्स का ये एग्जांपल याद होना चाहिए और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का ये एग्जांपल याद होना चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके इस एग्जांपल को रीड करिए, और एक बार मैं रीडिंग कर देता हूं। प्लेसेंटल मैमल का एग्जांपल मोल, एंटीटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्वायरल, बॉबकैट, उल्फ। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का मार्सुपियल मोल, नमबैट, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, टस्मानियन टाइगर कैट एंड टस्मानियन उल्फ।
देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा था, आपसे पूछा है करेक्ट सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। तो आपको क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सा है, नम्बैट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर। तो यही ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में जीन थेरेपी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले तो याद रखिएगा जीन थेरेपी में क्या होता है। 1990 में क्या हुआ था, एक 4 साल की लड़की थी, इस पे भी सवाल पूछता है, लड़की की जगह लड़का कर देता है, जिसको क्या था, एडीए डिफिशियंसी था। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो फीमेल है, फीमेल में क्या होगा, जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इस फीमेल में एक जीन था जो एक एंजाइम बनाता था एडिनोसिन डीएमिनेज। तो यही जीन क्या हो गया था, इसमें इस लड़की में इस जीन का डिलीशन हो गया था। अगर ये जीन नहीं होगा तो एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा, और अगर डीएमिनेज नहीं बनेगा, एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा, ये एंजाइम क्या करता है, इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर ये जीन डिलीट हो गया तो एंजाइम खत्म, एंजाइम खत्म तो लड़की का इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ जाता था। अब इसको कैसे ट्रीट करते हैं ये सुनिए। इसमें क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, एक तो ये तरीका है, और एक तरीका है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्चुअली में जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो फीमेल थी, फीमेल में क्या होता है, उसके ब्लड वेसल्स में आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप्स होता है लिम्फोसाइट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, ये जो लिम्फोसाइट सेल है इसको कल्चर में ग्रो करते हैं, और इसमें रेट्रोवायरस के हेल्प से क्या करते हैं, जो फंक्शनल एडीए एंजाइम है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं लिम्फोसाइट में। अब ये जो लिम्फोसाइट है जो हमने ग्रो किया था कल्चर में, जिसमें एडीए हमने इंजेक्ट किया है यूजिंग रेट्रोवायरस, अब ये वापस से इस पेशेंट में हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, तो इस पेशेंट में अब एडीए एंजाइम आ गया। अब सिंस ये जो लिम्फोसाइट है ये मर जाता है कुछ दिन के बाद, इट इज नॉट इमोर्टल, इट इज नॉट इमोर्टल। इसीलिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का से जो हम लिम्फोसाइट बनाए हैं, जिसमें एडीए एंजाइम जो है वो यूजिंग रेट्रोवायरस हमने इंजेक्ट किया था, वो हमें बार बार करना पड़ता है, क्योंकि लिम्फोसाइट जो हमने एडीए बनाया था, एडीए एनरिच्ड, वो इमॉर्टल नहीं है, वो मर जाता है। तो ये इसमें मैकेनिज्म है। तो आपसे यही पूछा था क्वेश्चन में पूछा था कि इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडीए डिफिशियंसी, कि जीन थेरेपी में जो एडीए डिफिशियंसी है उसमें पेशेंट को ये पीरियोडिक क्या होता है, इन्फ्यूजन कराना पड़ता है इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का। क्यों, क्योंकि ये जो सेल होते हैं ये इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब इमॉर्टल नहीं होते हैं, इमॉर्टल नहीं होते इसलिए मर जाते हैं, तो इसलिए लगातार वो करना पड़ता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, अगर जो है ये जो एडीए जीन है, एडीए जीन जो डिलीट हुआ था उस फीमेल में, अगर ये एडीए जीन जो है, अगर इस एडीए जीन को हम क्या करते हैं, बोन मैरो सेल से निकालते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, अगर किसी फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसमें इंफ्यूज कर देते हैं, तो इट विल बी अ परमानेंट क्योर। तो मैं एक लाइन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफ एडीए जीन from bone marrow cell is introduced into the cells at early embryonic stage, it could be a permanent care. नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो आपके पास मसल से रिलेटेड जो चैप्टर है, इसमें जो डिसऑर्डर है जैसे मास्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टेटने, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट, एक बार आइए इसको रिव्यू करते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा था, पहले तो ध्यान से देखिए। जो माइस्थीनिया ग्रेविस है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। किसको अफेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। क्या क्या होता है, फटीग, वीकनिंग, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। वहीं पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, इट इज प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल,
और किसके कारण से होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये उल्टा कर दिया था। क्वेश्चन में आपको बोला था कि माइस्थीनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पर एक्चुअली में क्या होगा, माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होगा इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। आइए दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं। टेटनी क्या होता है, अगर आपके बॉडी में लो कैल्शियम लेवल हुआ बॉडी फ्लूइड में, जिसके कारण से क्या होता है, मसल स्पैजम होता है, रैपिड मसल स्पैजम होता है, मसल क्रैम्प होता है, इसको टेटनी बुलाते हैं। और आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स जो होते हैं उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ओल्डर वुमन जो जिसका एज ज्यादा है उसमें क्या होता है, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है, जो बोन मास है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण से देयर आर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। और गाउट क्या होता है, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन है बट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। आर्थराइटिस भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है बट गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल वो उसके एक्यूमुलेशन से जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है। देखिए कॉकरोच वाले सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आपको पता है कि कॉकरोच में दो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स। आपको ये समझ में आना चाहिए कि फोर विंग्स कहां से ओरिजिनेट होता है और हाइंड विंग्स कहां से ओरिजिनेट होता है। तो देखिए फोर विंग्स जो होता है वो मीजोथोरेसिक होता है। क्या मतलब है कि देखिए ये जो पार्ट है वो मीजोथोरेक्स है और मीजोथोरेक्स जो होता है उससे फोर विंग्स ओरिजिनेट होता है और फोर विंग्स को ही हम टैगमीना कहते हैं। तो आपसे नीट में पूछा था कि टैगमीना कहां से ओरिजिनेट होता है, तो याद रखिएगा मीजोथोरेक्स से होता है। अच्छा, जो हाइंड विंग्स है वो मेटाथोरेसिक होता है, यानी कि मेटाथोरेक्स से ओरिजिनेट होता है। अब दोनों का प्रॉपर्टीज देखिए, दोनों विंग्स का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होना चाहिए। फोर विंग जो होता है ओपेक होता है, ओपेक मतलब यू कांट सी थ्रू इट, ये डार्क होता है और लेदरी होता है। और ये हाइंड विंग को कवर करता है जब कॉकरोच रेस्ट पे है, फ्लाई नहीं कर रहा होता है। और हाइंड विंग यही मेन विंग है, ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है और इसी को यूज करता है कॉकरोच फ्लाइट में यूज करने के लिए। तो फोर विंग मीजोथोरेक्सिक और हाइंड विंग मेटाथोरेसिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इवोल्यूशन वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो नेचुरल सिलेक्शन होता है इसके तीन टाइप होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। अब इसका डेफिनेशन और डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पढ़िए, स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इज रिड्यूस्ड। डायरेक्शनल में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफ वन एक्सट्रीम वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू आर मोर फेवर्ड। तो आप वीडियो पॉज करके डेफिनेशन पढ़ लीजिए, डायरेक्ट आएगा। डिसरप्टिव सिलेक्शन, इंडिविजुअल ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आर मोर फेवर्ड। जैसे डायग्राम इसका देखिए, तो यहां देखिए ये जो डायग्राम है ये स्टेबलाइजिंग है। यहां जो कर्व जो है बेसिकली जो पीक जो है वो हायर और नैरो होता जाता है। एक ये भी डेफिनेशन है स्टेबलाइजिंग का। तो मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर। फिर ये जो कर्व है ये डायरेक्शनल कर्व है। डायरेक्शनल में क्या होता है, इंडिविजुअल जो होता है मीन कैरेक्टर को छोड़ करके एक एक्सट्रीम पे जाता है। जैसे डायरेक्शनल सिलेक्शन का जो एग्जाम्पल है आपको पता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, ये हम पढ़े हुए भी है। डन। और फिर नेक्स्ट है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में ये देखिए, तो ये तीनों डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो स्टेबलाइजिंग में पीक बड़ा होता है और नैरो होता है। डायरेक्शनल में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफ वन एक्सट्रीम वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर आर मोर फेवर्ड। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नेचुरल सिलेक्शन where more individual acquire specific character value other than the mean character value। तो देखिए एक एक्सट्रीम वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर, उसको डायरेक्शनल बुलाते हैं।